सीढ़ियों में लोग भरे हुए थे। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दूर से लगभग 300 फुट ऊंची सुनामी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड में बिल्डिंगों के अंदर मौजूद लोग सुनामी में गायब हो गए। सिर्फ 2 घंटे पहले जब एमा काम के लिए तैयार होने के लिए जागी थी तो उसने महसूस किया कि पानी धीरे धीरे उसके पैरों तक पहुंच रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि सुनामी तीसरी मंजिल तक चढ़ चुकी थी। उसने जरूरी सामान उठाया, अपने बेटे को पीठ से बांधा और छत तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां पहले ही लोगों से भरी हुई थी। सब एक ही बात सोच रहे थे, किसी तरह जिंदा रहना है। पानी लगातार बढ़ रहा था, इसीलिए एमा के पास दूसरा रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किस्मत से उसे कॉरिडोर के आखिर में एक और सीढ़ी मिल गई, लेकिन तब तक पानी उसके पैरों तक पहुंच चुका था। जब एमा अपने बेटे के साथ 7वीं मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा कि रास्ता फर्नीचर से पूरी तरह बंद था। फंस चुकी एमा वहीं रुक गई और जिंदा बचने का कोई तरीका सोचने लगी। तभी उसने नीचे देखा, उसका बेटा गायब था। घबराकर एमा पानी से भरे अपार्टमेंट में उसे ढूंढने लगी। उसी पल उसने बाहर देखा और पूरी बिल्डिंग को निगलती हुई एक विशाल लहर देखी। अगले ही पल सुनामी उस बिल्डिंग से टकरा गई। हर तरफ से पानी घुस आया। एक गहरी सांस लेकर एमा पानी के नीचे जाने को मजबूर हो गई। वह पूरी ताकत से सीढ़ियों की ओर तैरी और देखा कि उसका बेटा पहले से ही डूब रहा था। निराशा में उसे एहसास हुआ कि सीढ़ियों का दरवाजा दबाव के कारण जाम हो चुका है और अंदर से नहीं खुल सकता। अचानक एक पुलिस वहां दिखाई दिया और ठीक समय पर एमा और उसके बेटे दोनों को बचा लिया। वे मौत के मुंह से निकल आए। एमा उस पुलिस के साथ छत की ओर बढ़ी, जहां उसने बताया कि एक हेलीकॉप्टर सभी को निकालने आ रहा है। उसने बताया कि अंटार्कटिका में एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिससे विशाल बर्फीली चादरें पिघल गई और समुद्र का पानी उत्तर की ओर बढ़ गया। जापान पहले ही पानी में डूब चुका था और जहां एमा खड़ी थी वह जगह भी जल्द ही गायब होने वाली थी। जब वे 15वीं मंजिल